नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आज देख रहा है इंडिया की शुरुआत इन तस्वीरों के साथ हम करने जा रहे हैं। केरल से कश्मीर तक मौसम की मार दिख रही है। कश्मीर के डोडा में भीषण लैंडस्लाइड हुआ, वहीं केरल के वायनाड में भी पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया। दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं और देखिए कुदरत का रौद्र रूप कैसा होता है। तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ और सब कुछ इसकी चपेट में आ गया। डोडा से जो दो तस्वीरें आ रही हैं वो भयावह हैं। घरों में पत्थर आ गए हैं, गाड़ियां धसी हुई हैं। तो डोडा जम्मू कश्मीर की एक ये तस्वीर आपके सामने और वायनाड केरल में जो तबाही हुई है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो केरल के वायनाड में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड हो गया है। लैंडस्लाइड की चपेट में 5 लोग आ गए जो मलबे के नीचे दब गए। पिछले कई दिनों से केरल में भारी बारिश हो रही है और इसके चलते लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड में 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि वायनाड में 2024 में भी लैंडस्लाइड से भीषण तबाही मची थी। पहाड़ से मलबा आ रहा है, तेजी से ये सड़क की ओर बढ़ रहा है। इस मलबे की चपेट में जो भी आ रहा है वो बर्बाद होता जा रहा है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। तस्वीरें केरल के वायनाड की हैं, जहां बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड ने मुश्किल बढ़ा दी है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पानी और मलबे के साथ ये बड़ा सा ट्रक बहता हुआ सा आ रहा है। इसके आगे लोग भागते हुए जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए कैसे इस ट्रक के नीचे आते आते बचे ये 2 लोग। हालात ये थे कि 1 सेकंड की भी देरी होती तो ये ट्रक की चपेट में आ जाते, ये गिर जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मत थे कि ट्रक चंद सेंटीमीटर पहले रुक गया, वरना ये ट्रक के नीचे होते। वायनाड में लैंडस्लाइड का भयावह मंजर आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि पहाड़ से पानी के साथ साथ भारी मात्रा में मलबा भी सड़क पर आ रहा है। वीडियो में लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड के बाद तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। हादसे को लेकर राज्य के सीएम वी.डी. सतीशन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। केरल के मंत्री टी. सिद्दीक ने कहा कि ये प्राकृतिक लैंडस्लाइड नहीं है, बल्कि लापरवाही का नतीजा है। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आपको बता दें कि 2 साल पहले भी वायनाड में भीषण लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। पहाड़ी तहसील के पास एक मीनाक्षी ब्रिज है, उसके ब्रिज के समानांतर ही एक टनलिंग प्रोजेक्ट का काम चल रहा है ताकि कनेक्टिविटी बेहतर की जा सके। इसी टनल के पास ये मड स्लाइड की सूचना मिली करीब 10 बजे के आसपास में। करीब 50 के करीब वहां पर मजदूर जो हैं वो एक मेकशिफ्ट कैंप में रह रहे थे, लेकिन चूंकि सुबह का वक्त था तो ये माना जा रहा है कि ज्यादातर लोग अपने कैंप से बाहर था, लेकिन फिर भी सर्च एंड रेस्क्यू की टीमों को रवाना किया गया है। फायर सेफ्टी के जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और राहत और बचाव कार्य में मदद कर रही हैं, उसमें जुटी हैं। बताया जा रहा है कि वायनाड में कल्लाडी टनल के पास काम वाली जगह पर भूस्खलन के कारण सड़क बंद हो गई थी। केरल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी KSDMA के मुताबिक इस इलाके में पिछले 24 घंटों में 265 mm बारिश हुई। यही वजह रही है कि यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है। लेकिन जरा सोचिए, अगर टनल के पास काम हो रहा होता तो इस हादसे की चपेट में कितने लोग आ सकते थे। वायनाड में आशीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो वायनाड की तस्वीरों के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां की डोडा में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। पहाड़ों से आए भारी मलबे और पत्थरों ने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। कई मकान, दुकानें और गाड़ियां मलबे के नीचे जमींदोज हो गई। यहाँ पे जो है तो बहुत ही भारी बारिश के कारण बहुत ही पानी बह रहा है ऊपर से। मलबे में धसी गाड़ियां, ताश के पत्तों की तरह बिखरे हुए घर, सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर। तबाही की ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कैसे बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये
प्रेमनगर है, प्रेमनगर ट्रांसफार्म है यहाँ पे। आसमान से बरसी आफत ने जम्मू कश्मीर के डोडा में हाहाकार मचा दिया है। ठाठरी कस्बे के ऊपरी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया जिसने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। देखते ही देखते पहाड़ों से बहकर आया भारी मलबा बड़े बड़े बोल्डर और कीचड़ रिहायशी बस्तियों और बाजारों में घुस गए। ये भयावह तस्वीरें देखिए, मलबा किस तरह से घरों के अंदर घुस गया है। बड़े बड़े पत्थरों ने घरों को तोड़ते हुए सब कुछ तबाह कर दिया है। ये देखिए अलमारियों में रखे सामानों का क्या हाल हुआ है। मलबा और कीचड़ में धंसा सामान, फ्रिज किचन में रखे सामान, सब कुछ इस आसमानी आफत में बर्बाद हो गए हैं। जब पानी का ये सैलाब आया तो नजारा कुछ इस तरह का था। भारी बारिश के कारण बहुत ही पानी बह रहा है ऊपर। किश्तवाड़ में कुछ ऐसा खतरनाक मंजर देखने को मिला। कार हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट साइट के पास पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। मलबे के नीचे कुछ इस तरह से गाड़ियां दबी नजर आईं। 1, 2, 3, 4 कई वाहन इस तरह से मलबे में धंसे नजर आए। इन गाड़ियों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था। कीचड़ और बड़े बड़े पत्थरों के बीच बसों और कार बुरी तरह से धंसी हुई थी। सीमेंट मिक्सर मशीन को देखिए, इसका आधा हिस्सा मलबे में समा गया था। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा। एनडीटीवी की टीम उसी जगह पहुंची जहां ये तबाही हुई है। ठाठरी का इलाका है और पिछले 2-3 रोज से लगातार डोडा और किश्तवाड़ में जो है मौसम जो अपना कहर बर्पा कर रहा है। अब देखिए, ये कोई कह नहीं सकता कि ये समय, ये आधी जो गाड़ी है इसके टायर बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आपको इसकी बॉडी सिर्फ थोड़ी सी आपको नजर आ रही होगी, बाकी सब कुछ जो है इस मलबे के अंदर दब गया है। ऐसे ही आगे भी कुछ गाड़ियां हैं जो दबी हुई आपको नजर आएंगी। कल देर रात इतनी ज्यादा बारिश हुई, बारिश की वजह से जब बाढ़ आई तो कहते हैं कि पानी का बहाव इतना तेज था, अपने साथ जितने भी पत्थर थे आप देख सकते हैं ये सारे पत्थर बहा के ले आए। लैंडस्लाइड इतना जोरदार था कि वहां खड़े कई भारी ट्रक, डंपर और प्रोजेक्ट के काम में लगी गाड़ियां मलबे के नीचे समा गईं। गाड़ियों के ऊपर कई फीट तक कीचड़ और बोल्डर जमा हो गए। अचानक आए इस सैलाब से नेशनल हाईवे 244 और जम्मू किश्तवाड़ राजमार्ग पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, जिससे सैकड़ों यात्री रास्ते में फंस गए। पानी का तेज बहाव और उसके बीच देखिए कैसी गाड़ियां खिलौने की तरह मुहाने पर अटकी हुई थी। आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियां यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूँ, कितनी गाड़ियां यहाँ आपको मलबे के नीचे दबी हुई नजर आएंगी। ये आप देखिए, ये गाड़ी पूरी तरह से मलबे के अंदर दबी हुई है, उसके साथ साथ दूसरी गाड़ी भी आप देख सकते हैं मलबे के अंदर दबी हुई है। आप समझ सकते हैं कि कैसा मंजर रहा होगा कल जब यहाँ पे बाढ़ आई। ये देख सकते हैं, कोई कह नहीं सकता कि ये कार होगी यहाँ पे पार्क थी और आप इस समय इस कार की हालत देख सकते हैं, कार उलट चुकी है और मलबे के अंदर दबी हुई नजर आ रही है। उसी तरह से आप दूसरी गाड़ी की हालत भी देख सकते हैं, ये भी पूरी तरह से मलबे के अंदर दबी आ रही है। पहाड़ों से आते इस पानी के तेज बहाव ने सब कुछ तबाह कर दिया। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे में जम्मू कश्मीर के कई पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने नदी, नालों और संवेदनशील ढलानों के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और बेवजह यात्रा न करने की सलाह दी है। प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी की टीम सबसे पहले डोडा में उस जगह पहुंची जहां लैंडस्लाइड से तबाही का मंजर है। हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता आपको दिखा रहे हैं वहां कैसे हालात हैं। मैं इस समय देखिए आप मैं ठाठरी के इलाके में हूँ और आप देख सकते हैं ठाठरी के अंदर ये किस तरीके से मलबे के अंदर ये गाड़ी पूरी तरह से दबी हुई है। कल देर रात बारिश की वजह से यहाँ पे बाढ़ आ गई और बाढ़ की वजह से जब पानी आया तो आप देख सकते हैं पूरी सड़क जो है वो बह गई है और ये गाड़ी आप देख सकते हैं इस समय पूरी तरह से ये जो है मलबे के अंदर दबी हुई है। ये गाड़ी ये यहाँ से देखिए जब पानी आता है तो बिल्कुल तेज जो मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ इतनी तेज आई कि अपने साथ आप देख सकते हैं एक तो मलबा बहा के ले आई और जितने भी पत्थर थे वो बहा कर ले आई।
और यहाँ पे बताया जाता है कि 12 से 13 के करीब जो है घरों को नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे एक स्कूल की बिल्डिंग को नुकसान हुआ है और साथ में कई दुकानों को भी नुकसान हुआ है। अब ये लोग अपने घरों को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कोई हाथ में बैग लिए हुए है, कोई कुछ लिए हुए, यहाँ से लोग जा रहे हैं। काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हाँ, एक अच्छी खबर जरूर है कि किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। आप देख सकते हैं पूरा मलबा, जहाँ भी कहीं आप नजर दौड़ाएंगे मलबा आपको नजर आएगा और लोग अपने घरों, देखिए यहाँ पे समय बिल्कुल गाड़ी नहीं चल पा रही है क्योंकि आगे बिल्कुल रोड नहीं है वहाँ पे। यही एक वजह है। आप कहाँ से आप लोग आए हो? सर बहुत नुकसान है, लाइक शॉप्स वगैरह सारी, गाड़ियाँ वगैरह सारी मतलब दब चुकी हैं लगभग पूरा। सर मेरे हिसाब से 40 घर एटलीस्ट अफेक्टेड हुए हैं इससे। अच्छा, बहुत हाँ जी, नुकसान हुआ है। और हमें बिल्कुल नहीं लगता बिल्कुल 2-3 दिन तक ये साफ हो पाएगा क्योंकि बहुत मलबा जो है बहुत सारा आ रखा है। तो मैं आपको दूसरी तस्वीर एक और दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ देख सकते हैं आर्मी की पोस्ट है। आर्मी की आधी पोस्ट जो है इस समय मलबे के अंदर दबी हुई है। ये आप पोस्ट देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कि कैसा मंजर उस समय रहा होगा, कितने मुश्किल हालात रहे होंगे, कैसी स्थिति रही होगी। क्योंकि देर रात बारिश की वजह से बाढ़ आती है, पूरी जमीन खिसकती हुई, साथ में आप देख सकते हैं पत्थर पूरे खिसकते हुए, पूरी सड़क आप देख सकते हैं पूरी तरह से सड़क भी यहाँ पे धंस चुकी है। मैं आपको ये सड़क दिखाता हूँ, ये पूरी तरह से धंस चुकी है। इस समय कई गांव जो है कट ऑफ हो चुके हैं क्योंकि अब यहाँ पे सड़क आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी। आप देख सकते हैं उस समय जवान जो था ड्यूटी पे था, लेकिन कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है। पूरी तरह से आके पत्थर आप देख सकते हैं पोस्ट के अंदर जा चुके हैं। इस समय यहाँ पे राहत कार्य चल रहा है। तकरीबन रात के 1:30 बजे का वाक़ा हुआ है, जिसमें पिछली बार भी यहाँ पे 2-3 बार ऐसे यहाँ पे आए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल है। एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक इन चीज़ों पे ना प्रोटेक्शन बांध दिए प्रॉपरली, ना इन इलाकों में मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है उनने कभी दरबार तक नहीं किया है इन लोगों के। मुझे बताइए उस समय आप कहाँ थे जब ये हुआ? उस वक्त हम घरों में बैठे हुए थे, जो है अचानक आ गए। मैं आपको देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप ये देखिए, समय जेसीबी मशीन यहाँ पे लगी हुई है। जेसीबी मशीन से इस मलबे को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको ये पिकेट और पोस्ट की तरफ जाता हुआ नजर आऊँ क्योंकि चलना भी इस समय यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे हम एक कदम रखते हैं, दूसरा कदम जो है मलबे के अंदर चला जाता है। आप देखिए ये पोस्ट 360 डिग्री एंगल से कैमरा घुमाकर आपको दिखाएं लोगों की परेशानी। इस समय लोग अपने घर बार छोड़ रहे हैं, कुछ लोग बैग उठाकर जा रहे हैं क्योंकि ये रास्ता पूरी तरह से कट ऑफ हो चुका है। आप देख सकते हैं गाड़ियां किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं लोगों की कितनी मुश्किल हो रही है, बच्चों को उठाए हुए चलते हुए जा रहे हैं। और उसके अलावा जिनके, क्योंकि अरसा बरसा लगता है आशियाना बनाने में, लेकिन आप देखिए ताश के पत्तों की तरह कई घर ढह चुके हैं। ये गाड़ी हमारी, ये आपकी गाड़ी? जी जी, ये हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क की हुई? जी, पार्क गाड़ी ये सामने है। ये घर सामने है इनका। देखिए घर सामने है, गाड़ी इनकी है, इन्होंने पार्क की हुई थी। इस समय पूरा नुकसान हो चुका है गाड़ी का। आप देखिए, ये देख सकते हैं पूरी तरह से ऐसे लगता है जैसे सड़क कभी थी नहीं। यहाँ पे नाला था, लेकिन नाले के ऊपर की सारी सड़क जो है आप देख सकते हैं खत्म हो चुकी है। घर पे थे, रात के समय में 1 बजे हुआ। बहुत ही उस समय क्या लगा जब ये आवाज वगैरह आई? बहुत डर गए हम। यहाँ पे माहौल डर का हुआ था, लोगों ने जान बचाई और हम ऊपर से आए थे तब तक पानी बहुत बढ़ चुका था। मतलब जितने भी यहाँ पे लोकल थे उन्होंने छतों से छलांग लगाई। इतना नुकसान हो गया कि कहने की बात नहीं। कैसे अपने बच्चों को उस समय निकाल पाया? बहुत ही नाजुक से, मतलब बहुत ही खतरे में जान अपनी डाल के बच्चों को निकाला है सर। मतलब माली नुकसान हो गया, जानी तो बच गया, मतलब माली बहुत नुकसान हो गया। ये पत्थर है, बेडरूम के अंदर पूरी तरह से पत्थर चले गए हैं, दुकानों के अंदर पत्थर घुस गए हैं। अब ये देखिए पूरी तरह से इतना तेज पानी उस समय आ रहा था और पूरी तरह से ये जो है जमीन इस समय धंस गई है और यहाँ पे हालात बहुत ही मुश्किल इस समय बने हुए हैं। और अब आपको गुजरात के हालात भी दिखाते हैं। गुजरात में इस समय मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में बारिश का सबसे गंभीर असर देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने कई जिलों में अत्यंत भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सूरत शहर में तो सारी व्यवस्थाओं की पोल खुल चुकी है।
सड़कों पर पानी भरा है, घुटनों तक लोग पानी में डूब कर निकल रहे हैं। जेसीबी से रेस्क्यू हो रहा है। ये गुजरात के अलग अलग हिस्सों का हाल है। ये गुजरात का सूरत शहर है। तेज बरसात ने इसका क्या हाल कर दिया है वो इन तस्वीरों में दिख रहा है। जगह जगह पानी भरा है, शहर की रफ्तार थम गई है। शहर के निचले इलाकों में कई जगह घुटने तक पानी भर गया है। यहाँ के प्रमुख अंडरपास में इतना पानी भर गया कि तालाब जैसा ये दिखने लगा। ये सूरत का जो उधना इलाका है और ये रेलवे अंडरपास है जो उधना से लिंबायत क्षेत्र को जोड़ता है। और इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो है वो जलभराव है और ये जलभराव तकरीबन कमर तक के पानी जितना यहाँ पे जलभराव है। और यहाँ से भी लोग अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो गुजारने के लिए यहाँ से जो साइकिल सवार है वो यहाँ पे एनडीटीवी के कैमरे में गुजरते हुए कैद हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो प्री मानसून की कार्यवाही है प्रशासन द्वारा जिस तरह से करने का जो दावा किया गया था वो प्री मानसून की कार्यवाही का कहीं ना कहीं पोल खुलते हुए नजर आ रहा है। पर्वत गांव इलाके के मॉडर्न टाउन एक्सपेरिमेंटल स्कूल के बाहर पानी भर गया। स्कूल में मौजूद कुछ छात्र, शिक्षक और अभिभावक फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। तभी 26 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लगातार बारिश के चलते सोमवार शाम एक दर्दनाक घटना हुई। शुजात खान स्ट्रीट में रहने वाले 28 वर्षीय आजम घर लौट रहा था, लेकिन घर में लोहे की सीढ़ी में करंट फैल गया। आजम फंस गया। उसे बचाने के लिए 43 साल का सलमान पहुंचा, लेकिन दोनों ही चिपक गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों की मौत हो गई। आपका घरों के अंदर करंट है। मैं बाड़ी में भी मैंने छुई ना कि देखो बाड़ी में भी करे, दरवाजा को कुंडी में भी करे। मेरा आदमी तो उसको बचाने के चक्कर में रह गए। बरसात के इसमें इसके घर में पानी घुस गया था इनके पड़ोसी में, तो उनके पड़ोसी को करंट लगा तो वो वहाँ से डाई मारा। तो बोला कि सलमान मुझे बचा, मैंने मेरे मामा को बोला तो मेरे मामा बचाने गए तो दोनों की डेथ हो गई। भारी बारिश में सूरत के ड्रेनेज सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है। दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। वापी शहर स्थित जिले के कई हिस्सों में तेज बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। कुछ ही समय की भारी बारिश में निचले इलाकों और प्रमुख सड़कों पर जलभराव हो गया है। लगातार बारिश के चलते शहर की सामान्य दिनचर्या पर भी असर पड़ा है। बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में लोगों को आवाजाही कम हो गई है। मौसम विभाग ने वलसाड जिले में आने वाले समय में भारी बारिश की संभावना जताई है। अब ये तस्वीरें देखिए, गुजरात के अमरेली से आई हैं। एक जेसीबी पर कुछ लोग सवार हैं और यहाँ देखिए एक बुजुर्ग महिला दिख रही है। तस्वीरें अमरेली के समाधिलिया गांव की है। यहाँ पानी के चलते एम्बुलेंस पहुँचने में दिक्कत हो रही थी, तो जेसीबी का सहारा लिया गया। गाँव का डैम ओवरफ्लो हो गया था। पुल पर पानी भरने से गाँव वालों का निकलना मुश्किल हो गया था। फिर किसी तरह जेसीबी के सहारे से बुजुर्ग महिला को पुल पार कराकर अस्पताल ले जाया गया। गुजरात में सबसे बुरे हालात सूरत शहर के हैं। पूरा शहर पानी पानी हो गया है। कई जगह घुटनों तक पानी भर गया है। सूरत शहर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते मानो जनजीवन सूरत शहर का अस्त व्यस्त हो चुका है। सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये रास्ता था और इस समय एक तालाब में परिवर्तन हो गया है। सीधे आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से छोटे बच्चे जो हैं वो इसमें अटखेलियां करते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो रास्ता है वो पुलिस प्रशासन ने बंद कर दिया है पूरी तरह से। कोई भी यहाँ पे आने जाने के लिए मौजूद ना हो। तो इन सारी चीजों को लेकर जो इस वक्त की तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जो पानी है वो कमर तक पानी फैला हुआ है। और दूसरी तरफ की आपकी तस्वीरें दिखाता हूँ कि धीरे धीरे जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां धीरे धीरे करके निकल रही है, लेकिन प्रशासन ने उनको मना बोला है, लेकिन वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह से गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों की गाड़ियां जो है वो आप देखिए तस्वीरों में कि बंद हो चुकी हैं, उनको चालू करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो 2 दिन की बारिश में ही कहीं ना कहीं जो पूरा जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। और अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो तकरीबन 2 घंटे में 4 इंच जितनी बारिश हो चुकी है। और पिछले कल की बात करें तो कल दोपहर से ही इस तरह से बारिश जो है वो चालू है। लोग अपनी अब सीधी अब प्रशासन जो है वो यहाँ मौजूद है, लोगों को अंदर ना जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वहां जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो वाहन लेके लोग निकल रहे हैं उनके वाहन इस जलभराव की स्थिति में बंद नजर आ रहे हैं।
और अब खबर महाराष्ट्र के नासिक से, जहां मॉनसून की भारी बारिश अब आफत बन चुकी है। त्र्यंबक परिक्रमा मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां निर्माण कार्य के दौरान अचानक पूरी मिट्टी ढह गई। पूरे जिले में क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने का खतरा मंडरा रहा है और लगातार बारिश भी देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह नासिक में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। त्र्यंबकेश्वर मार्ग पर पुलिया निर्माण के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई। आप पानी का बहाव देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कैसे हैं। पूरी सड़क बीच में से धंसकर गायब हो गई है। ये कोई नदी नहीं है जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, बल्कि ये नासिक और त्र्यंबकेश्वर को कनेक्ट करने वाला हाईवे है। यहाँ पर पानी कुछ इस तरह से भरा हुआ है कि आगे उस तरफ दिखाइए अशोक जी, कि मैं उस तरफ जाऊं तो पानी घुटने तक भी आ सकता है। और यहाँ पर फिलहाल इस वक्त जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। लोगों की दुकानें सब पूरी तरह से बंद है। यहाँ के आसपास के होटल्स भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार पिछले कुछ घंटों से बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि कार भी किस तरह से, कार के जो टायर्स हैं वो पूरे पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यदि स्थिति इसी तरह से बनी रही तो आने वाले कुछ घंटे बेहद नाजुक साबित हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये बात कह चुके हैं कि रेड अलर्ट जारी है। और साथ ही साथ जो बादल फटने जैसी घटना यहाँ पर नासिक या फिर त्र्यंबकेश्वर के कई सारे इलाकों में हो सकती है। आप देख सकते हैं कि जो कम्यूटर्स हैं उनको भी फिलहाल काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, गाड़ियों के पहिए थम गए हैं और रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। ये तस्वीरें देखिए, जल स्तर बता रहा है कि हालात कितने खराब हैं। सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। देवला का भावदबारी घाट 48 घंटे तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। प्रशासन ने घाट पर चल रहे काम और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए ये फैसला लिया है। त्र्यंबकेश्वर और गिरनारे गांव को जोड़ने वाली वशिष्ठी नदी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि पानी किनारों को तोड़कर बाहर बहने लगा है। ये एक लॉन्ड्री शॉप हुआ करती थी, लेकिन अब स्थिति कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर मलबा इतना जमा हो गया है, मिट्टी इतनी जमा हो गई है, पानी इतना अंदर बह रहा है कि चलना मुश्किल हो गया है और पूरी दुकान में पानी अंदर जमा हो गया है। आप देखिए पूरी दुकान किस तरह से पानी में भर गई है और साथ ही साथ यहाँ पर जो पूरा सामान था उसकी भी क्या कुछ हालत है। तस्वीरों के जरिए आपको अशोक माले जी बता रहे हैं। ये देखिए दो बड़ी अलमारियां आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं, जहाँ पर प्रेस किए हुए कपड़े, इस्त्री किए हुए कपड़े रखे जाते थे, लेकिन आज ये पूरी अलमारियां पानी में डूबी हुई हैं। और केवल ये तस्वीर यहाँ की ही नहीं, अलग अलग इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें सामने देखने को मिल रही हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि अभी ये जो इस पूरे लॉन्ड्री के मालिक हैं उनका कहना है कि स्थिति यदि खराब रही तो इस तरह से इनकी सारी मशीनें भी खराब हो सकती हैं। अशोक जी इस तरफ भी आप आइए और ये बाहर की तस्वीरें भी बताइए जरा कि किस तरह से एंट्री और एग्जिट यहाँ के पूरे हो चुके हैं। ये एग्जिट पॉइंट है यहाँ का, जहाँ पर लगातार पानी बहता जा रहा है और इसी तरह से यदि स्थिति असामान्य रही तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने सीधे नासिक प्रशासन से बात कर आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रहने को कहा है। एहतियात के तौर पर आज जिले के सभी स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें और नदी के किनारों से दूर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक से लौटेंगे तो दिखाएंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है और उसके बाद की कार्रवाई क्या होने जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे। और आइए अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। अयोध्या राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति के लिए बनी 3 सदस्यों की कमेटी इस पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश में जुट गई है। इस अहम पद की रेस में कुछ नाम भी सामने आए हैं और एनडीटीवी को मिली है
ये जानकारी। और इस जानकारी के मुताबिक पीसीएस अधिकारी विश्वभूषण मिश्र का नाम चर्चा में है। वो मंदिर प्रबंधन के काम में बड़ा और चर्चित नाम है। विश्वभूषण मिश्र अभी काशी विश्वनाथ मंदिर में सीईओ हैं। एक और नाम जो चर्चा में है वो है रिटायर्ड आईएएस योगेश्वर राम मिश्रा। योगेश्वर मिश्रा अयोध्या के कमिश्नर रह चुके हैं। इसके अलावा बजरंग लाल बागड़ा का नाम पहले ही चर्चा में है। बागड़ा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वो नालको के सीएमडी रह चुके हैं। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन अब बात यह भी उठ रही है कि क्या चंपत राय की फिर वापसी हो सकती है, क्योंकि उनके जानने वालों और ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों का कहना है कि चंपत राय बेदाग हैं, लेकिन उनके साथ विश्वासघात हुआ। कुछ गलत लोगों ने उनकी सादगी का फायदा उठाया। सवाल ये कि क्या वो गलत लोग कौन है? राम मंदिर में चोरी का नेटवर्क चलता रहा, जिसकी एसआईटी की जांच जारी है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया। चंपत राय पर ये आरोप लग रहे हैं कि मंदिर में जो चल रहा था उस पर उन्होंने आंखें मूंद ली और उनके करीबी फायदा उठाते रहे। कई बातें चर्चा में हैं। क्या चंपत राय के साथ हुआ विश्वासघात? क्या करीबियों ने दिया चंपत राय को धोखा? क्या ट्रस्ट में चंपत राय की वापसी संभव है? जी हां, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ट्रस्ट में चंपत राय की वापसी संभव है। ये सिर्फ अटकलें नहीं हैं, क्योंकि ट्रस्ट के सदस्य भी कह रहे हैं कि चंपत राय की सादगी का कुछ लोगों ने फायदा उठाया और जांच के बाद उनकी वापसी भी हो सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी के शिष्य और उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी महाराज ने एनडीटीवी से कहा, चंपत राय की वापसी ट्रस्ट में हो सकती है। इसकी संभावना है कि चंपत जी की वापसी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। किस रूप में? अब क्योंकि महासचिव फिर बन सकते हैं क्या? क्यों? उनके ऊपर कोई अभियोग लगा है? हमारे ट्रस्टियों का निर्णय था कि चंपत जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। महाराज जी, अब 22 तारीख की जो बैठक है, इस बैठक में इस पर भी विचार हो सकता है क्या कि चंपत जी को वापस बुलाया जाए? ये तो बाद में रिपोर्ट आने के बाद देखा जाएगा। सोमवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज की आंखें नम हो गई थी। एनडीटीवी से उन्होंने कहा कि क्यों इस्तीफा मंजूर करना पड़ा। हमने उनसे चंपत राय के बारे में भी पूछा तो कहा कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ये भी संभव है कि जांच के बाद उनकी वापसी हो सकती है, क्योंकि कल आपने बताया कि जो नियम है उनके तहत तो रिजाइन करने के साथ ही बाहर हो गए, लेकिन क्या लगता है कि वापसी भी हो सकती है चंपत राय? ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ये तो समय बताएगा। गोविंद गिरी का मानना है कि वो 3 दशक से चंपत राय को जानते हैं और चंपत राय व्यक्तिगत तौर पर निर्दोष हैं। जैसे ही उन्हें गड़बड़ी की जानकारी मिली, उन्होंने जांच शुरू कर दी। इसकी जानकारी हमारे माननीय चंपत राय जी को 4-5 तारीख को हो गई थी और उन्होंने अपने निजी स्तर पर उसकी जांच करना आरंभ कर दिया था। सवाल ये है कि इस्तीफे के बाद चंपत राय का आगे क्या होगा? क्या वो ट्रस्ट में वापस आएंगे या क्या उनके खिलाफ एफआईआर होगी, या चंपत राय ना एफआईआर में होंगे ना ट्रस्ट में होंगे और वो कहीं और चले जाएंगे अयोध्या छोड़कर? कई सवाल है, और ये सवाल इसलिए क्योंकि जब एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई तो पूरी रिपोर्ट में कहीं भी चंपत राय के नाम का जिक्र नहीं है। सारा ठीकरा अनिल मिश्रा के सर पर फोड़ा गया। ऐसे में चंपत राय अब तक की जांच में पाक साफ हैं। अयोध्या पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी चंपत राय का नाम अब तक सामने नहीं आया है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि चंपत राय खुद इस प्रकरण से बेहद आहत हैं। अपने करीबियों से उन्होंने कहा था कि इस कलंक के साथ वो अयोध्या में नहीं रह सकते। उन्होंने इस बात का अफसोस जताया था कि करीबियों ने उन्हें धोखा दिया, और जिस करीबी पर सबसे ज्यादा उंगली उठ रही है वो है टिन्नू यादव। अब लोग किसी ने विश्वासघात किया तो उसके लिए क्या किया जाए? हमने तो पहले कहा कि हनुमान जी न्याय करेंगे और न्याय कर रहे हैं।
सब जल्दी जल्दी पर आएगा, सामने आ जाएगा। तो ट्रस्टियों ने चंपत जी के इस्तीफा के विषय में सबने मना कर दिया, हम नहीं स्वीकार करते हैं। लेकिन पाराशरन जी ने कहा देखिए ट्रस्टी इस्तीफा जब देता है तो किसी स्वीकार की जरूरत नहीं होती, मान लिया जाता है इस्तीफा। इसलिए तत्काल कार्य देखने के लिए कृष्ण मोहन जी को बाहर दे दिया गया। यही मतलब ट्रस्ट नहीं चाहता था कि चंपत जी का इस्तीफा? ट्रस्ट ही नहीं, अयोध्या का कोई व्यक्ति नहीं चाहता। तो बैठक में ये हुआ कि चंपत जी का इस्तीफा स्वीकार ना हो? ना, सब एक स्वर से सभी कहते रहे ऐसा नहीं होगा। टिन्नू यादव कैसे एक मामूली ड्राइवर से ट्रस्ट और मंदिर में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया, ये सवालों के घेरे में है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मंदिर ट्रस्ट में बतौर चालक आया था टिन्नू यादव। मंदिर में ट्रस्ट में अपनी गाड़ी लगवा दी। इसके बाद वो दान चोरी करने वालों से कमीशन लेने लगा। टिन्नू यादव की देखरेख में चल रहा था चोरी का पूरा नेटवर्क। हालांकि उसके पास से केवल 1 लाख रुपए बरामद हुए थे, लेकिन पुलिस सूत्रों का मानना है कि उसका आर्थिक नेटवर्क इससे कहीं बड़ा हो सकता है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इस आय के अलावा उसके पास और कौन कौन से आर्थिक स्रोत थे। चंपत राय के बारे में कहा जा रहा है कि वो साजिशों का शिकार हो गया, और इसकी वजह क्या है? वो लोग, वो आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो आरोपी जिन पर चोरी का इल्जाम लगा है, और इसमें सबसे चर्चित नाम है टिन्नू यादव का। वो टिन्नू यादव जो चंपत राय की कभी गाड़ी चलाता था, वो टिन्नू यादव जो राम मंदिर से जुड़े काम चंपत राय के कहने पे करता था, और वो टिन्नू यादव जो चंदा का जो पैसा जहां रखा जाता था उन हुंडियों की चाबी उसके पास रहती थी। उसके पास इसका सीधा अधिकार नहीं था, बावजूद उसको ये सारे अधिकार दिए गए थे, और वही टिन्नू यादव साजिश में शामिल था, ऐसा SIT की रिपोर्ट कह रही है। दान चोरी मामले में टिन्नू यादव एक अहम किरदार माना जा रहा है। ये कहा जाता है कि चंपत राय का करीबी होने के कारण उसका ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यों में भी दखल था। जांच के दौरान कुछ प्रॉपर्टी डीलरों से टिन्नू के संपर्क सामने आए हैं। जांच एजेंसियां टिन्नू के करीबी रिश्तेदारों, बैंक खातों, वित्तीय लेन देन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चोरी से जुड़े धन का इस्तेमाल किन किन माध्यमों से किया गया और क्या इसमें अन्य लोगों की भी भूमिका रही। लेकिन चंपत राय पर सवाल है कि क्या उन्हें टिन्नू की हरकतों के बारे में पता नहीं था? क्या वो काफी समय तक मामले को नजरअंदाज करते रहे? क्या उन्होंने कार्रवाई करने में देरी नहीं की? क्या टिन्नू ने उन्हें धोखे में रखा? व्यावहारिक उनके सभी प्रकार के क्रियान्वयन के तरीके और सहजता से किसी के ऊपर विश्वास रखने का उनका स्वभाव, उसके कारण निर्माण हुई असावधानी, इसका ये परिणाम है। टिन्नू यादव के विषय में बताइए महाराज। टिन्नू यादव को बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ थे, कभी आपसे भी सामना हुआ, आपसे बातचीत हुई? इतनी शक्तियां थी उनके पास, किसी को दर्शन करा रहे, कोई भी दरवाजे से एंट्री करा दे रहे, है कौन टिन्नू यादव? आप ट्रस्ट के सदस्य हैं, आप ही जरा स्पष्ट करें। मुझे पता नहीं है। चंपता जी के साथ गाड़ी में जाते थे तो उनके ड्राइवर के रूप में उनको देखते थे, इतना ही हमारा संबंध है। लेकिन यह व्यक्ति इस प्रकार का षड्यंत्रकारी होगा और बाहर के लोगों के संपर्क में रह करके यहाँ पर करता होगा, ऐसा लगा नहीं था। चंपत राय ट्रस्ट में लौटेंगे या नहीं, VHP के बड़े अधिकारियों का कहना है कि SIT की जांच के बाद ही इस पर फैसला होगा। अगर ये सारी जांच से ये साबित होता है कि चंपत जी अनदेखी के अलावा और किसी बात के दोषी नहीं है, और ऐसा होना संभव है, तो फिर उतना ही रह जाएगा, तब विचार करेंगे। अभी तो इस्तीफा किसी निश्चित समय के लिए स्वीकार नहीं हुआ है। इस्तीफा स्वीकार हो गया है, वो अभी न महामंत्री हैं न ट्रस्टी हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा राजनीति के केंद्र में भी आ चुका है। यूपी में अगले साल चुनाव हैं। अखिलेश यादव समेत विपक्ष के दूसरे बड़े नेता लगातार इसके जरिए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उनके जवाब में सीएम योगी ने प्रतापगढ़ में जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता वक्फ की लूट पर क्यों नहीं बोलते।
वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे, तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में पिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में फिलहाल इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।